हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 60 के साथ हाँ जरूर। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग और पिंग दिखाया जाता है। पिंग मिंग से कहता है कि ये कितनी अच्छी बात हो गई कि हम लोग इस बार फिर से वापस मिल पाए। और फिर मिंग और पिंग वहाँ से पास होते हुए ट्यांग से कहते हैं कि तो हमारे साथ ये टैंक भी आने वाली है, तो हमारी जो ट्रिप होने वाली है वो एकदम डल सी तो नहीं होगी। टैंक अपना दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहते कि मुझे यहाँ पे फोर्स किया गया था तुम लोगों की बेबी सिटिंग करने के लिए, क्योंकि तुम अभी फ्रेशर्स हो, इसके कारण से। तो यहाँ पे टीचर टैंक आते हुए टैंक से कहते कि तो किसको उसने मेरा अंकल बनाया है। तभी टैंक टीचर से कहते कि मुझे फ्रंट लाइन के अंदर जाना था क्योंकि वो बहुत सा इंपॉर्टेंट था। वो टीचर टैंक से कहते कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो भी तुम सभी के लिए एक कंट्रीब्यूशन ही होने वाला है और तुम्हें धीरे धीरे जाके आगे पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा वर्थ इट था। टैंक अपना मुंह फुलाते हुए कहते कि आप मेरे एल्डर हो तो आप भी सही होगे। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बस के अंदर लोग होते हैं वो आपस में बात करते हुए कहते कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया कि यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी आई है जो एक्चुअल में हमें प्रोटेक्ट करने वाली है। तभी दूसरा लड़का उससे कहता है कि जो लोग भी स्टूडेंट काउंसिल के अंदर ज्वाइन करते हैं वो लोग स्ट्रांग होते हैं। और फिर तीसरा लड़का उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए उसको प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करना, क्योंकि प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अभी हमारे साथ ये जो 4 लोग आए हैं जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमारे स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी रैंकिंग रखते हैं। तो वैंग हंसते हुए उन सभी से कहता है कि अभी जो फर्स्ट रो में बैठा है जिसके पास स्नाइपर है उसका नाम ल्यू फैंग है और उसकी जो एबिलिटी है वो फिलहाल से हिडन है। अगर तुम उसे देखते हुए कहो तो उसके पास बहुत अच्छी आई साइट है, और अगर तुम उसकी स्नाइपर को देखते हो तो उसकी जो स्नाइपर है वो अलग ही लेवल पे इम्प्रूव्ड हुई है। इससे कान से वो बंदा बहुत ज्यादा रूथलेस है और इसके कान से कोई भी हमारे स्कूल के अंदर इससे पंगा लेने की कोई कोशिश नहीं करता। और उसके बाद वैंग एक दूसरी लड़की का इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है कि ये ट्विन पोनी हेयर स्टाइल में है, उसका नाम जियांग वैन वैन है। और एक्चुअल में ये जो जियांग है वो हमारे स्कूल के अंदर जितने भी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को आराम से हरा सकती है। जियांग वैंग को हाई कहती है और वैंग भी उसे हाई कहता है। और तो वैंग के बाजू में लड़की बैठी थी वो उससे कहते कि उसकी एबिलिटी क्या है। वैंग उसे स्माइल करते हुए कहता कि तुम्हें बस अभी इतना जानना चाहिए कि ये बस फायर के साथ खेलती है। तो वैंग एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहते कि तो क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो जिसने भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने है। वो वैंग उसको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो एक्चुअल में काबूडो आर्चरर है और इसका नाम जियाना है। और अभी फिलहाल मेरे पास इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और फिर तभी एक लड़का दूसरी लड़की के बारे में पूछता है कि वो कौन है जो फिलहाल अभी बुक्स को रीड कर रहा है। वैंग उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम विया ज़्याओ जोंग है। और अभी फिलहाल मैं उसकी एबिलिटी के बारे में इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ, पर इसकी जो कॉम्बैट एबिलिटीज हैं वो हमारे स्कूल के अंदर टॉप 10 में आती है। तो अभी बस के अंदर बैठी हुई एक लड़की कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जो टॉपिक है उसके लिए इतने अमेजिंग सीनियर्स आएगी। पेंग उस लड़की से कहता है कि अभी मेरे को भी लगता है कि हमारे जो स्कूल वाले हैं उनको टीचर टैंक के टॉपिक के अंदर थोड़ा तो इंटरेस्ट आया है। और उसके बाद में अगले सीन पे फियाओरोंग टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लोग रिवर में बैठे फिशिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक लड़का अभी अभी जो आया था वो वैंग से कहता है कि दोस्तों अभी यहाँ पे जो वैंग है वो फिशिंग पहले से स्टार्ट कर चुका है। और अभी अभी जो आया था वो लड़का वो वैंग से कहता है कि अभी मैंने सुना था कि तुम कल रात को अपने सिस्टर के साथ कार्ड्स की गेम खेल रहे थे, पर आज तुम्हें देखो तुम यहाँ पे एकदम जल्दी उठ के फिशिंग के लिए भी आ गए। वैंग जरा गुस्से में आते हुए कहता है कि ये जगह को क्या हो चुका है, मैं यहाँ पे सुबह से बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे अभी तक एक भी मछली नहीं मिली है। तभी वो दूसरा लड़का अपने फिशिंग रॉड निकालते हुए वैंग से कहता है कि तुम अपने आप को देखो, तुम अभी पूरी रात से यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे और इसके कान से तुम्हारी आंखों के नीचे देखो कितने सारे रेड सर्कल्स आ चुके हैं। मुझे अभी लगता है कि तुम्हें जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और फिर लोग ऐसे बात करते हैं, वो लोग अपनी फिशिंग स्टार्ट करते हैं। और फिर हमें अगले सीन पे एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार जा रही होती है। और फिर तभी हमें वो कार के अंदर से एक लड़की बाहर देखते हुए कहती है कि ये कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। तभी उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती कि मैं तुम्हें कितनी बार बोला था कि कार से बाहर ऐसे मुंह निकालने में बहुत सारा डेंजर होता है। तभी उस कार के अंदर एक फ्लावर का पीस आते हुए उसके फादर की पॉकेट के एरिया में गिर जाता है। उसके बाद फिर से फिशिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जब भी वो जो फिश होता है जो अभी अभी फिशिंग करने आया होता है उसके हाथ में मछली लग चुकी होती है। वो उसे देखते हुए बहुत से हैरान होता है और वो वैंग से कहता है कि देखो मैं यहाँ पे तुमसे बाद में आया तो ही मैंने यहाँ पे एक फिश पकड़ लिया है। और वो उस फिश को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये फिश लगता है बहुत ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ रही है उसे बाहर निकालने में। और वो तुरंत ही वैंग से कहता है कि मुझे जरा मदद कर दो इस फिश को बाहर निकालने में, पर यहाँ पे वैंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। और फिर वही लड़का अपने आप से मेहनत करते हुए उस फिश को बाहर निकाल देता है। और वो फिश जैसे बाहर आती है वो उसे देखते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये बहुत बड़ी फिश होगी। और फिर तभी तुरंत ही वो जो फिश होती है उसके मुंह पे जो हुक लगा था वो छूट जाता है, मतलब कि उसकी स्किन फट जाती है उस जगह से। और फिर तभी वो फिश नीचे गिर जाती है। वो फिश उसके पास जाता है और वो फिश को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके मुंह से कुछ टेंटिकल्स आ रहे होते हैं जो उस फिशर के हाथ पे लगने वाले होते हैं। वो उसे तुरंत ही फेंक देता है और वो कहता है कि ये अजीब सी चीज क्या है। और फिर हमें फिश दिखाई जाती है जिसके अंदर से जो टेंटिकल्स निकल रहे थे वो अभी ग्राउंड के अंदर चले जा
चुके हैं। वो लड़का तुरंत ही वैंग के पास जाते हुए कहता है कि क्या तुमने अभी देखा अभी जो मेरे साथ हुआ था, ये कितनी अजीब सी बात है। अभी अभी तो वो फिश एकदम जिंदा थी पर अचानक से वो मर गई। पर अभी भी वो जो वैंग होता है वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि अबे तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, क्या तुम अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हो। अभी वो ऐसा बोलते हुआ उस वैंग की तरफ देखता है और तभी फिर हमें वैंग दिखाया जाता है जिसके सर से उसकी टोपी गिर जाती है और फिर हमें पूरी तरह से वो वैंग दिखाया जाता है जिसके जो मसल्स होता है और जो ब्लड होता है, अब उसका फेस भी ले लो, वो पूरी तरह से सिकुड़ चुका होता है और उसकी जो पैर की साइड होती है वही जो टेंटिकल्स होते हैं वो उसके पैर की साइड से बाहर निकल रहे होते हैं और वो टेंटिकल्स इस बार पानी के अंदर जा रहे होते हैं। तभी वो लड़का ये सब देखने के बाद तुरंत ही वहां से भाग जाता है और फिर उसके बाद हमें अगले सीन पे बस का सीन दिखाया जाता है और फिर तभी हमें फैंग दिखाई जाती है जो टीचर से कहते हैं कि आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि हम लोग किस तरह के सैंपल्स को कलेक्ट करने वाले हैं। वो टीचर से कहते हैं कि हम लोग एक कॉमन प्लांट को कलेक्ट करने वाले हैं। अभी कुछ इस बात को कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए पर अभी एक हंटर ने हमें कुछ अलग से प्लांट के सैंपल्स भेजे थे और फिर मैंने सोचा कि चलो उसके ऊपर रिसर्च करके देख लेते हैं। और फिर मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च की तब मुझे पता चला कि वो जो प्लांट है वो तो एग्रेसिव प्लांट है। फैंग टीचर से कहते हैं कि ये प्लांट्स तो कभी भी एग्रेसिव नहीं होते और फिर फैंग टीचर को रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव का मतलब ऐसे निकालते हो कि ये जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, मतलब कि अपने जो ब्रांचेस होता है उसको बड़े बड़े कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारा पत्तियां आ जाती है जिसके कारण उनकी जो सनलाइट होती है वो सिर्फ उन्हें मिल जाती है। और फिर तभी वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं जिनको सनलाइट की जरूरत होती है पर उन्हें ये जो बड़े पेड़ के कारण सनलाइट नहीं मिल पाती। तो आप क्या इस चीज के बारे में बात कर रहे हो। वो टीचर फैंग से कहता है कि तुम ये बात सही कह रही हो, ये जो फाइट है इन दोनों प्लांट्स के बीच में वो हमेशा से चलती रहती है पर अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एग्रेसिव प्लांट देखा है जो यहाँ पे सनलाइट या कोई मिट्टी के लिए नहीं लड़ता है, वो यहाँ पे एक्चुअल में एक एनिमल्स के लिए बहुत सा एग्रेसिव रहता है। अभी तुम इस प्लांट को एक कार्निवोरस प्लांट समझ सकते हो क्योंकि अब ये जो प्लांट है वो एक नॉर्मल से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाइज और भी जो इंसेक्ट्स होता है वो उनको नहीं खाता है पर वो सीधा बड़े बड़े क्रिएचर्स को खाता है जैसे कि कुछ डियर्स या फिर तुम कह सकते हो इंसान तक को खा सकता है वो। और फिर तभी उतने में ही उनकी बस से कुछ आके टकरा जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस चीज का अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।